नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल 24 तारीख है और वोटर टर्नआउट को लेकर जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई है। लेकिन सुनवाई के ठीक 48 घंटे पहले कल देर शाम चुनाव आयोग ने एक एफिडेविट दायर किया है और उस एफिडेविट में साफ-साफ लिखा है कि वो वोटर टर्नआउट का डेटा जो फॉर्म 17 सी जिसकी मांग की थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कॉमन कॉज ने, और उनका ये मानना था कि पोलिंग बूथ वाइज डेटा उनको दिया जाए ताकि लोगों में ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता बने, लोगों को भी पता चले कि जो इलेक्शन कमीशन जो डेटा रिलीज कर रहा है और एक्चुअल डेटा में कितना फर्क है। इस पारदर्शिता की डिमांड की थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कॉमन कॉज ने। उन्होंने कहा कि ये नागरिकों का हक है जानना कि आखिर ये वोटर टर्नआउट में डिफरेंस इतना क्यों। उनका ये मानना था कि पहले दो फेजेस में जो 6 से 7% का जो इजाफा दिख रहा है वो एबनॉर्मल सा है। उन्होंने ये भी कहा कि एब्सोल्यूट डेटा फर्निश करना चाहिए, परसेंटेज में डेटा क्यों फर्निश किया जा रहा है। ये बेसिक प्रेमाइस था कॉमन कॉज और एडीआर के पिटिशंस का। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दायर किया है इलेक्शन कमीशन ने, उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए ये बिल्कुल असंभव सी बात है कि हम हर पोलिंग बूथ का 17 फॉर्म 17 सी का डेटा हम आपको स्कैन करके फर्निश कर सके, और उसके क्या रिस्क है उन्होंने गिना डाले। अब वो रिस्क है या वो बहानेबाजी कर रहे हैं, ये हम अभी बातचीत में इसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग का ये कहना है कि अगर हम इस तरीके से फॉर्म 17 सी, हर पोलिंग बूथ के फॉर्म 17 सी को हम स्कैन करेंगे, इमेजेस को मॉर्फ किया जा सकता है और साथ में जो काउंटिंग रिजल्ट्स आएंगे उन पर भी असर पड़ सकता है और इससे पब्लिक में डिस्ट्रस्ट हो सकता है और पब्लिक की विश्वसनीयता खो सकती है। और उन्होंने कहा कि जो लॉ है कोई लीगल मैंडेट नहीं है। लीगल लॉज ये कहते हैं कि जो फॉर्म 17 सी है वो केवल पोलिंग एजेंट को दिया जाए, ना कि तीसरी एंटिटी को, यानी कि जैसे कॉमन कॉज और एडीआर ने मांगा है। और उन्होंने सारे रूल्स गिना डाले कि कोई भी रूल ऐसा नहीं है जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स जो कि इस बात को परमिट करता हो। तो अब इस तरीके की बहानेबाजी ठीक उसी तरह जैसे कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में की थी, आज इसी बहानेबाजी को हम समझेंगे। हमारे साथ मशहूर वकील अरुण अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं और अरुण अग्रवाल पिटिशनर भी थे ईवीएम और वीवीपैट के केस में। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। और मेरा पहला सवाल है कि ये जिस तरीके का रिप्लाई दिया है कि भाई लीगल मैंडेट नहीं है हमारे पास फॉर्म 17 सी का डेटा पब्लिश करने के लिए, इमेजेस को मॉर्फ किया जा सकता है, उससे काउंटिंग के जो रिजल्ट्स आएंगे उनकी इमेजेस पर फर्क पड़ सकता है, ये सब क्या है? ये बहानेबाजी है या वाकई में इसमें कोई आपको तथ्य नजर आते हैं? नहीं, पहले तो हम लोग लें कि ये कह रहे हैं लीगली मॉर्फ किया जा सकता है, तो वो एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो जैसे वो बात कर रहे हैं वैसे ही जनता को भी ये शक है कि आप जो है वोटिंग मशीन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्पेशली जब आपकी दोस्ती है रशिया और इजराइल से, जो कि साइबर वॉर में बहुत ही आगे हैं। तो जैसे आप कहते हैं कि मॉर्फ किया जा सकता है, तो हम लोग भी तो कह सकते हैं कि मैनिपुलेट किया जा सकता है और हमको पता भी नहीं चलेगा। तो ये तो एकदम गलत बात है कि अगर कोई मॉर्फ करता है तो इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, वो जेल में जाएगा। और ये चूंकि एक कंप्यूटर का रिकॉर्ड है तो कोई इसको मॉर्फ करके ये नहीं कर सकता। तो ये इनका पहली दलील तो इनकी ये एकदम गलत है। अब दूसरी आइए कि ये कहते हैं कि लीगली हम बाउंड नहीं है देने के लिए। तो आप लीगली बहुत सारी चीजें जो बाउंड हैं, आप कौन से लॉ की बात कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। जब हमको मिला था इलेक्ट्रल बॉन्ड का डिटेल, तो वो आरटीआई में मिला था, राइट टू इंफॉर्मेशन में। तो राइट टू इंफॉर्मेशन में ये कहता है, एक सेक्शन 4 है जो कहता है, मैं पढ़ देता हूं, ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स ड्यूली कैटलॉग्ड इंडेक्स्ड इन अ मैनर एंड एटसेट्रा। और ये कहता है पब्लिश विद इन 120 डेज फ्रॉम द इनैक्टमेंट। तो जो जो वाइटल रिकॉर्ड हैं ये उनका ही जिम्मा है कि उसको वो पब्लिश करें अंडर सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट। अब आइए, ये डेटा ये पब्लिश कर रहे थे जब पिछले बार 2019 में इन्होंने 17 सी अपलोड नहीं किया, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कितने वोट पड़े वो सारा इन्होंने बताया डिटेल में। अब ये परसेंटेज में लाके उसको बढ़ा रहे हैं एंड इट इज बीइंग फाउंड कि मोर देन 1 करोड़ इन 3 फेजेस इन्होंने जो है वोट बढ़ा दिए।
सिंपल कंक्लूजन है, सब कह रहे हैं कि ये मैनिपुलेट हुआ और 28,000 वोट पर कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ता है। अगर आपने मार्जिनल कॉन्स्टिट्यूंसी में ये मैनिपुलेट किया, भले ये किया नहीं किया इस पर कोई एलिगेशन नहीं है, लेकिन आदमी अगर आम जनता वोटर के दिमाग में ये शंका बनी हुई है कि वोट रिगिंग हो रही है, वोट इसलिए बढ़ रहा है, तो इनकी क्या जिम्मेवारी बनती है उस शंका को दूर करना कि ये अपने लीगल उस पर जो है बने रहना। बहुत सिंपल सा है, अगर वो नहीं कर सकते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के रिटर्निंग ऑफिसर को कह दें कि एक्सेल शीट पर बूथ वाइज आप करके पेस्ट कर दीजिए बाहर। ये तो मांग रहे हैं ना कि उनके पास कॉपी है, वो स्ट्रांग रूम में रखी गई है, उन्होंने बूथ वाइज दी है। अभी ये आप कहना कि पोलिंग एजेंट से लीजिए, अरे पोलिंग एजेंट हर एक के पास रहते नहीं है, वो कहाँ से कॉलेट करेंगे पोलिंग एजेंट, ये तो कैंडिडेट को खरीद लेते हैं, तो पोलिंग एजेंट को खरीदने में कितना समय लगेगा। ये सब जितने भी तर्क ये दे रहे हैं, ये इनकी जो गरिमा है, क्रेडिबिलिटी है, उसके अगेंस्ट में है। और ये 3 आदमी जो अड़ गए हैं कि हम इसको किसी हालत में नहीं देंगे, ये पूरे देश में ये देखा जा रहा है या सोचा जा रहा है कि इलेक्शंस आर बीइंग रिग्ड बाय नॉट प्रोवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन। ऑन दिस ग्राउंड अलोन इन लोगों को जितनी जल्दी हो वो करके ये कम से कम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो है, ये जो पहले रिवील करते थे कि आज तक कितने वोट पड़े, ये बता दें, क्योंकि ये डेटा इनके पास दूसरे दिन आ जाता है। नहीं, आप ये सही कह रहे हैं कि कम से कम कंस्टिट्यूएंसी वाइज ही कर दें, कुछ तो कर दें ताकि पब्लिक की जो विश्वसनीयता है वो बढ़ जाए। लेकिन मुझे ये बताइए कि फॉर्म 17C को लेकर बार-बार ये इलेक्शन कमीशन कहता है कि एज पर रूल्स फॉर्म 17C ओनली गिवन टू द पोलिंग एजेंट्स नॉट टू एनी अदर एंटिटी। क्या ये लीगल मैंडेट है कि अगर कोई तीसरी एंटिटी मांगती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए फॉर्म 17C जैसे ईवीएम के साथ जो बाकी मटेरियल्स को हम स्ट्रांग रूम में उठाकर बंद कर देते हैं, उसी तरह से फॉर्म 17C भी स्ट्रांग रूम में बंद हो जाता है। उसकी एक बड़ी पर्सनल रिलेशनशिप है पोलिंग एजेंट और ईसी के साथ। तो क्या ये पब्लिक स्क्रूटनी के लिए फॉर्म 17C नहीं है, क्योंकि इस तरीके की दलील दे रहा है चुनाव आयोग अपने एफिडेविट में। नहीं तो पहले तो ये बताया कि ये परसेंटेज का इंफॉर्मेशन कहां से आया फिर? अगर इतना इंटीमेट रिलेशनशिप था वहां, तो आप जो इंटीमेट रिलेशनशिप और स्ट्रांग रूम की बात कर रहे हैं, तो उसमें ईवीएम और वीवीपैट सब बंद हो जाता है, लेकिन एक प्रतिलिपि तो आप देते हैं ना पोलिंग एजेंट को। आप खुद मान रहे हैं कि हम पोलिंग एजेंट को देते हैं, तो वेयर इज द सैंक्टिटी एंड वेयर इज द दिस थिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन? आफ्टर ऑल जो अब आप परसेंटेज बना रहे हैं, तो वो तो स्ट्रांग रूम को क्या आप तोड़ के फिर निकाल के तब आप उसको टैली करके हर दिन आप तोड़ रहे हैं, से स्ट्रांग रूम को आप एंटर करके और धीरे धीरे फिगर बढ़ा जा रहे हैं। तो यू कैन ब्रीच द स्ट्रांग रूम एट योर ओन दिस थिंग एनी टाइम दैट यू वांट, बट यू विल नॉट डू इट व्हेन इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट टू डू सो। और नहीं, दूसरी तो बात सर ये, इससे चुनाव आयोग की आपको नियत क्या लगती है? नियत क्या बिल्कुल साफ है, जैसे कि एसबीआई बहानेबाजी कर रहा था बार बार और बिल्कुल जब डंडा पड़ा है तो तब जाके उन्होंने डेटा को रिवील किया है, बिल्कुल क्या ये वही रवैया नहीं है चुनाव आयोग का? बिल्कुल है, क्योंकि ये जो है, देखिए वो कहते हैं कि हम बाउंड नहीं है, मान ले आप लीगली नहीं तो आप पहले क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जब करोड़ों लोग जनता कह रही है कि हमको ये इंफॉर्मेशन दो, कांट यू ट्रीट इट एज एन आरटीआई दिस थिंग? क्या आप वॉलंटियर नहीं कर सकते? इवन मान ले टेक्निकल है तो आप पहले क्यों दे रहे थे और अब क्यों छिपा रहे हैं? क्या आप, एक ही सवाल उठता है कि कोई चीज आप पहले से दे रहे थे, आज आप बंद कर दे रहे हैं, उसके बाद पब्लिक देख रही है कि 10 दिन 15 दिन में जो है 1 करोड़ से ज्यादा वोट बढ़ गए। 1 करोड़ का मतलब हुआ 65 करोड़ करीब वोट गिरेंगे। और एक पार्टी को 25 करोड़ जो जीतने वाली है, पूरे वोट तो मिलते नहीं है, 30-40% मिलते हैं, उसमें 1 करोड़ का आप सोचिए कि मार्जिनल कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम ये 40-50 सीट इधर से उधर कर देंगे। तो इनको ये भी समझना चाहिए कि करोड़ों जनता जो वोटर है वो क्या सोच रहा है। आप क्यों छिपा, क्योंकि अगर आप पहले नहीं देते और आज अगर आप डिनाई कर दिए होते तो एक बात भी समझ में आती, लेकिन जब आप गवर्नमेंट अपॉइंटेड हैं, आपका अपॉइंटमेंट जिस तरीके से हुआ है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, लोग यहाँ पर यही सोचते हैं कि कोई चीज मैनिपुलेट हो सकती है तो होगी।
आपने पिगासस का इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो ये सारी चीजें एक बैकग्राउंड में हैं और आपकी जिम्मेदारी है, इनफैक्ट यू आर ड्यूटी बाउंड। अगर मैंने हम कहना नहीं चाहते कि ओरिजिनली ये मैटर आया था चंद्रचूड़ साहब के पास, अब ये वेकेशन बेंच में आवेगा, तो चंद्रचूड़ साहब कल जो है वेकेशन बेंच में नहीं रहेंगे, हमें नहीं मालूम किस बेंच में आवेगा। लेकिन ये तो है कि हर जज का आउटलुक जो है थोड़ा डिफरेंट होता है, यूनिवर्सल नहीं होता है एक ही नहीं, तरह लेकिन का। सर अगर आप ये जो एफिडेविट फाइल किया है चुनाव आयोग ने, अब उस एफिडेविट में उन्होंने ब्लेम भी किया है। आप ये हम्म। देखिए, अगर ध्यान से आप पढ़िए तो आप कहेंगे कि देखिए कॉमन कॉज और एडीआर ने ही वीवीपैट और ईवीएम में भी फाइल किया था, उस कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये भी एक वो प्ली ले रहे हैं उस एफिडेविट में, अगर आप ध्यान से पढ़े लाइव लॉ की स्टोरी देखिए तो किया हुआ देखिए है, तो वो ब्लेम कर रहे हैं कि भाई वो तो चीजें रिजेक्ट हो गई ऑलरेडी, ये चीजें एड्रेस हो गई उस वर्डिक्ट में। वो एड्रेस हो गई तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं, जो मैं कह रहा हूं, मैं पिटिशनर था, कि जो इन्होंने कहा कि एवरेज वोट जो गिरता है पर कॉन्स्टिट्यूएंसी 1000 है, जबकि एक्चुअल फिगर है 650, उन्हीं के उससे, तो ये 100% मतलब जो है, जो 50% इन्होंने 650 को 325 और जोड़ दीजिए तो वो हुआ 975। तो मोर देन 50% झूठ क्यों बोला? जब एक जगह आप झूठ बोल सकते हैं और इतने बड़े एक इतनी सिंपल सी चीज जिसको कि कोई भी निकाल सकता है, अहम मामले पर आप झूठ बोल दिए। क्यों झूठ बोला? कि हमको वोट गिनना नहीं पड़े। तो अगर आप झूठ बोल के ऑर्डर लेते हैं, इसीलिए हम रिव्यू में गए, इस बात को मैंने बताया है। तो आप कहीं भी कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, ये तो सबसे पहले बात। और 17C का इस मामले में कहीं ना कोई डिस्कशन हुआ, ना बात हुई, ना ये प्लीडिंग्स में या हम लोगों ने या जजों ने पूछा। अब वहां पर हम चूंकि एक केस में ये भी नहीं है कि जजों ने कहा कि मत गिनो, उन्होंने कहा कि काउंटिंग मशीन से गिन लो या और कोई तरीका जो है बारकोड को देखो। तो ये जो उसको बना के जो ड्रामा कर रहे हैं कि वहां हार गए, अरे हर आदमी के पास रिसोर्सेज नहीं है, हर आदमी के पास टाइम नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट को जाए। ये लोग जाके तरह तरह की कंसेशंस लिए हैं एडीआर ने पहले, ऑन दी प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इटसेल्फ, कि डिस्क्लोज किया जाए कि क्या क्रिमिनल केसेस हैं, क्या उनके एसेट हैं। तो ये सब तो उन्हीं की याचिका पे आया ना, ऐसे तो आया नहीं। तो यू कांट थ्रो दी बेबी आउट ऑफ द बाथ वाटर जस्ट बिकॉज वो एक केस में मॉडिफिकेशन हुआ तो हम ये भी नहीं बताएंगे। तो आप जो है फिर एक जो ओलिगार्की होती है या डिक्टेटरशिप होती है, उस तरह से अपने इलेक्शन कंडक्ट कर लीजिए जिसमें कि देखिए जनता को कोई आस्था ही नहीं हो। बिल्कुल अरुण जी, इसमें लाइव लॉ की स्टोरी में एक लाइन है, वो भी मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। उन्होंने लिखा है और प्ली को बोला है कि ये तो मेंटेनेबल नहीं है। इट इज क्लेम्ड दैट द प्ली इज नॉट मेंटेनेबल इन व्यू ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रेस judicata as the court has already considered various aspects in relation to section 49S and form 17C in the EVM VVPAT judgment which fully applies to the present writ petition। अब वो पिछला जो वर्डिक्ट आया है उसकी एक कंडीशन लगाकर वो ये बोल रहे हैं कि वो इस पे भी अप्लाई होती है। अब ये नहीं नहीं आम आदमी कैसे समझेगा इस बात को? जी नहीं, ये देखिए, रेस जुडिकेटा उसको कहते हैं कि एक मैटर को जो कोर्ट में आपने एजिटेट किया, किसी ने भी किया, और उस पर कोर्ट ने उसका एक डिसीजन दे दिया, तो उस मैटर को आप दोनों दोबारा नहीं उठा सकते हैं। दी रिट पिटिशन पर्टेन टू थ्री थिंग्स, कि ड्रॉप बॉक्स में जो है वो पर्ची हमें दीजिए कि हम उसमें ड्रॉप कर दें, और दूसरा था कि वीवीपैट जो है उसकी आप पूरी काउंटिंग करिए, और एक और रिलीफ थी, हमें अभी ठीक से वो नहीं याद। लेकिन ये कभी नहीं थी कि जो हम आपको डेटा सप्लाई कर रहे हैं वो डेटा हम आज से बंद करेंगे। ये पूरा कंट्रोवर्सी हैज अरीजन आफ्टर द केस, क्योंकि परसेंटेज उस समय पहला फेज शायद हो चुका था और दूसरे फेज नहीं हुआ था। उस समय ये जजमेंट और ये सब बहसें हुई। 16 तारीख को ये बहस हुई थी, जजमेंट वाज रिजर्व्ड। पहले फेज के पहले पूरा प्लीडिंग्स हो चुकी थी और ये कोर्ट में बहस हो चुकी थी, जजमेंट बाद में आया है। तो उस समय सवाल ही नहीं उठता था, हाउ कैन आई समथिंग दैट हैज नॉट कम इन द पब्लिक डोमेन ऑन द डेट ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द आर्ग्यूमेंट बी गवर्न्ड बाय रेस जुडिकेटा। अरे डेटा क्या, तो कंट्रोवर्सी जो है फर्स्ट पोल के 10 दिन के बाद होने लगा जब आप परसेंटेज में किए।
तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ रेस जुडिकेटा? ये फिर से दिखाता है कि ये देखिए, खाली फालतू हाँ, के लीगल आर्गुमेंट कर रहे हैं। एक चीज उन्होंने और भी बोली है, इसी लाइव लॉ के हवाले से ही मैं बता रही हूँ कि देर इज नो सच कॉन्सिक्वेंस फ्लोज from a mismatch of information furnished in a voluntary non-statutory disclosure method such as that published in the voter turnout act. यानी कि वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई वोटर्स कैन फाइल an election petition if they have a cause of action relating to any variance in statutory forms. वो ये कह रहे हैं कि आपको 45 दिन का समय दिया जा रहा है, आप इलेक्शन पिटिशन फाइल करिए और फिर उस केस को लड़िए, लेकिन अभी हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती मत करिए कि हम आपको वोटर टर्नआउट डेटा दें, ये कह रहा है चुनाव आयोग। नहीं, चुनाव आयोग ये समझ रहा है कि इलेक्शंस आर ओनली कंडक्टेड फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल कैंडिडेट्स। ये वो नहीं समझ रहा है कि इलेक्शंस आर कंडक्टेड फॉर द जनरल पब्लिक। जितना वो जो कह रहे हैं कि वो जो डेटा है हम उनको देते हैं और हम पब्लिक को नहीं देंगे, तो दे आर डिनाइंग द पब्लिक कि हम ये पब्लिक तो मैटर करती ही नहीं है। बट revolutions have taken place where people have felt that the elections have been stolen. इस बात को इतने पढ़े लिखे लोग हैं और उन्हीं के लोग अभी आज हमारे बैंगलोर में परसों एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई इसी के ऊपर रिगार्डिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इन द इलेक्शन प्रोसेस। और उसमें अच्छे अच्छे लोग थे, कई ब्यूरोक्रेट्स जो इलेक्शन कंडक्ट करा चुके हैं, तो उनको भी माने दे आर टोटली इनसेंसिटिव टू पब्लिक ओपिनियन एंड फेयर प्ले। तो ये जो उन्होंने फिर एक और जगह ये कहा है, ये बड़ा अच्छा है कि देर इज नो डिले नॉट डिफरेंस मोर देन व्हाट इज इन बिल्ट इन द प्रोसेस स्केल एंड मैग्नीट्यूड। अब ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा हम करते हैं और उसके अंदर में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि डिले और ये जो है वो इन बिल्ट है। तो ये तो बड़े बड़े शब्द हैं। इन सिंपल दिस थिंग दे कैन वेरी वेल से कि यस पीपल आर डिमांडिंग। उनके एक एक स्टैंड को अगर आप देखिए अलग अलग से तो सारे के सारे गलत हैं। मैं आपको फिर से कहता हूं, मैंने एक बनाया कि हाउ यू कैन काउंट द वोट इन 20 मिनट्स एक बूथ का। उसी तरह से अगर आप एक एक्सेल शीट को खोल दें और एक आदमी डिक्टेट करे बूथ वाइज, जो करते हैं कि इतने इतने हुए और उसको आप टाइप करिए, तो आप टोटल का वो जो आता है सिग्नल वो जो है आप करेंगे अपने आप टोटल हो जाता है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 घंटे से 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे एक एमएलए के कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और डीएम के पास जो कमिश्नर है वो डिस्ट्रिक्ट का, उसके पास तो स्टाफ की कोई कमी है नहीं, अकाउंटेंट हैं, लोग हैं, खजाना है, सब कुछ है। दे कैन डू इट, दे कैन पेस्ट इट ऑन देयर वॉल। अगर मान ले आप कहते हैं तो हर चीज का समाधान है, लेकिन हम नहीं करेंगे। और अगर ये करेंगे तो लोग यही सोचेंगे कि आपने रिग किया इलेक्शन को, नहीं, वाला पार्टी टू इट। और ये सोच रहे हैं लोग, बोल भी रहे हैं। हम आज तक मैं नहीं बोलता था, लेकिन अब नहीं, हमें लेकिन अरुण जी, जो इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, इससे क्या लगता है? आपने एक अच्छी बात कही, आपने कहा कि चुनाव आयोग ये सोच रहा है कि वो चुनाव केवल राजनीतिक दलों के लिए करा रहा है, पब्लिक के लिए नहीं करा रहा है। अब आप इसे अनभिज्ञता कहेंगे, अज्ञानता कहेंगे, या जानबूझ के बहानेबाजी कर रहा है चुनाव आयोग? इस माइंडसेट को भी तो लोगों को देखना चाहिए। और क्या बेंच इस माइंडसेट को संज्ञान में लेगी? कल जो वेकेशन बेंच बैठेगी, या वो वेकेशन बेंच यही कह देगी कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको संदेह के ऊपर रखा जाए और बात खत्म हो जाएगी फिर? देखिए, वो जो आप बात कह रहे हैं ना कि ये जानबूझ के कर रहे हैं, ये ऑब्स्टिनेट लोग हैं, है ना। ये लोग जो हैं ये नहीं है, संवाद में नहीं बिलीव करते हैं बिटवीन द इलेक्टेड, बिटवीन द ब्यूरोक्रेट्स, बिटवीन द सिविल सोसाइटी, उसमें ये एकदम नहीं बिलीव करते हैं। इनका माइंडसेट ही वैसा है, डिक्टेटर वाला। इसीलिए उन्होंने खड़गे साहब को जो चिट्ठी नहीं लिखी कि उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, और जो चिट्ठी लिखी जाती है उस पर नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं। दे डोंट रियलाइज दे आर बीइंग जज्ड एवरी डे बाय एवरीबॉडी। तो ये तो एक पहले तो ये बात हुई। दूसरी बात आपने क्या कहा था इसके अलावा? एक और बात आपने पूछी मैंने थी। कहा कि जो ये माइंडसेट है, ये अज्ञानता का है या अनभिज्ञता का वो है? तो जानबूझ के है, डिलिबरेट है, देयर इज नो डाउट। दिस इज डेलिबरेट एंड दे आर बीइंग वेरी ऑब्स्टिनेट। नहीं, ऑब्स्टिनेट तो ठीक है, लेकिन क्या बेंच इस चीज को हाँ संज्ञान हाँ में हाँ लेगा? हाँ, ये दूसरी बात थी। अब ये है कि देखिए, वी कांट सेकंड गेस द बेंच, क्योंकि ये
जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ाया जाता है कि बहुत लोग होते हैं जो गो बाय लिटरली बाय द लेटर ऑफ द लॉ ना, तो इसको लोग वहां कहते हैं, और अमेरिका में ओरिजिनलिस्ट, कि जो पहले उस समय लिख दिया गया तो वही आज तक वो चलेगा। दूसरे लोग होते हैं जो रिफॉर्मेटिव होते हैं। तीसरे लोग होते हैं कि टाइप ऑफ जजेस होते हैं कि दे आर स्लाइटली एक्टिविस्ट ऑल्सो, माने प्रो एक्टिव, नॉट एक्टिविस्ट जजेस कांट बी। तो ये किस तरह का माइंडसेट वहां प्रिवेल करेगा कल, ये हम लोग सेकंड गेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन लेकिन कल आप क्या इस पे करेंगे कि कल कोई फाइनल ऑर्डर आएगा, क्योंकि परसों नहीं, 6 ऑर्डर तो आना चाहिए, क्योंकि जैसे पिछली बार हमने कहा था कि उनको रिस्पॉन्ड, तो उस दिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उनको बहाना चाहिए था, और उन्होंने वो कहा अरे हमको तो अभी मिला है, हमको कम से कम जवाब देना। तो वैसे चंद्रचूड़ साहब थे मूड में कि कुछ ना कुछ ऑर्डर पास करें, लेकिन दे कांट गो बियॉन्ड द लॉ की ऑपोजिट साइड हैज अ राइट टू गिव थिंग्स इन राइटिंग। तो उन्होंने उसके लिए एक हफ्ते, वो तो मांग रहे थे एक महीने या कितने का टाइम आफ्टर द इलेक्शन, तो उस पर जो है वो मंडे ट्यूसडे कह रहे थे, फिर बाद में जब देखे कि वो है तो उन्होंने फ्राइडे का कर दिया, एक हफ्ते। तो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द judges who are presiding over that matter think. We can't second guess them. They can go by the legal this thing, or they can go by this. My suggestion would have been, which I will try and convey, कि they should not ask for data of 17C booth wise, because it is 10.48 lakh booths. They should ask what was being given earlier, that is parliamentary constituency wise, or at best legislative assembly wise. तो ये डेटा उनको ना करने में और जजों को भी डिनाई करने में, स्पेशली व्हेन द इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतने बड़े संदेह का वो बना हुआ है, शायद वो रिलीफ आपको मिल जाए। लेकिन ये बात तो खैर जो वेकेशन बेंच है उसके जजेस भी ये बात कह सकते हैं कि भाई ठीक है, अगर इतना फीजिबल नहीं है हर पोलिंग बूथ वाइज डेटा देना, तो कम से कम असेंबली असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज का या हाँ लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी का डेटा दे दें, ये तो कह ही सकते हैं। लेकिन जो बेसिक डिवाइस है कि वोटर टर्नआउट फॉर्म 17C का डेटा पब्लिश होना चाहिए वेबसाइट पर, क्या इस पर दबाव बेंच बना पाएगी और इस तरीके का कोई ऑर्डर निकाल सकती है कल कि नहीं आप छापिए? तो 24 घंटे के अंदर, क्योंकि ठीक अगले दिन चुनाव है, कल अगर ये ऑर्डर आता है, परसों ही चुनाव है, तो ऐसे में चुनाव आयोग क्या करेगा? क्या वो और टाइम मांगेगा या फिर उसको करना ही पड़ेगा? नहीं, चुनाव देखिए, आसाम के जो वहाँ के ऑफिसर हैं, उसको इलेक्शन कमीशन के जो स्टेट वाइज भी होते हैं ऑफिसर्स, तो वो पूरा स्टेट का चुनाव करते हैं। दे आर रैंक ऑफ ए सेक्रेटरी, और ये परमानेंट टाइप की पोस्ट होती है बराबर। तो आसाम वालों ने तो पूरा पब्लिश कर दिया, तो अगर एक स्टेट कर सकता है तो दे कैन वेरी वेल पास एन ऑर्डर कि रीजनल स्टेट वाले जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स उनको बोलते हैं, कमिश्नर होते हैं, वो सारे उसको पब्लिश कर दें। अगर एक कर सकता है तो सब कर सकते हैं, तो दैट इज वन सोल्यूशन। लेकिन दे शुड बी इन अ मूड टू गिव दैट कंसेशन। वो तो कुछ भी नहीं देने को तैयार है। अगर हम इनसे खाली ये पूछें कि क्या आरटीआई के सेक्शन 4 में आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इट ऑल डिपेंड्स, भाई अप्रोच क्या है। जैसे आपने कहा कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पहले देते थे वही दे दो। जो 2019 में आपने डेटा दिया कि नहीं दिया, तो उस समय क्या वही मशीनरी थी? क्या आपके अफसर कम हो गए? क्या कंप्यूटराइजेशन कम हो गया? क्या कोलेट करने की वो, क्या आपके पास वेब में स्पेस की कमी हो गई? आप ये बताइए कि व्हाट हैज चेंज फ्रॉम 2019 टू 2024 इन द लास्ट 5 years that you have started denying this information? And if you are manipulating, or if you are misleading the general voter on such vital things of number of votes cast per booth, then anything is possible. तो आदमी तो, उनको अपनी विश्वसनीयता देखनी चाहिए ना, कि पीपल शुड हैव कॉन्फिडेंस। बहुत ही इंसेंसिटिव लोग हैं, ऐसा इलेक्शन कमीशन शायद इस देश ने नहीं देखा। आई एम सॉरी टू से, बहुत लेकिन बहुत। अगर मान लीजिए कल भी ये अड़ियल रवैया अगर चुनाव आयोग का बना रहता है, तो जनता के पास क्या विकल्प है? क्या कर सकता है? अब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट भी लोगों के समर्थन में नहीं आएगा
और तो हम कल के बाद क्या कर सकते हैं फिर? कुछ नहीं, वही है, गो बैक ऑन द स्ट्रीट्स। या एक विकल्प है जो ये लोग एक्सप्लोर करें कि जहाँ-जहाँ लोगों ने 17 सी दिया है, जैसे महुआ मोइत्रा ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सारा डाल दिया, तो वो पढ़ी लिखी हैं, बाहर से आई हैं, इश्यू समझती हैं, है ना? इसीलिए उनसे घबराते हैं, उनको सबसे पहले निकालेंगे, फिर से पार्लियामेंट में। तो उन्होंने तो अपना कर दिया ना, तो एक वो भी उपाय था, लेकिन अब वो प्रोएक्टिव नहीं होना चाहते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी मजबूरी है, सब पोलिंग एजेंट जो है फॉर्म 7 सी लेते नहीं हैं। तो हम एक बात और पूछते हैं कि जो 17 सी लोगों ने कलेक्ट नहीं किया, अगर मान ले एक पोलिंग बूथ पे 20 कैंडिडेट थे, 15 कैंडिडेट थे और 15 आपने 17 सी बनाई और केवल 3 लोगों ने लिया, तो वो 12 कहाँ गई? 12 तो आपके पास होगी, बिल्कुल। वही आप एक वो कर दीजिए, हुँ। उन्हीं के वो देके कि ठीक है, या ये कर दें कि डीएम साहब की ठीक है, जिन्होंने नहीं कलेक्ट किया, वो आके आज लेकिन ये कलेक्ट। बात भी सही है अरुण जी ना कि जो फॉर्म 17 सी को लेकर अवेयरनेस है पॉलिटिकल पार्टीज में भी। हुँ, आज पॉलिटिकल पार्टीज कितनी सेंसिटिव हैं कि भाई उनके पोलिंग एजेंट्स वहां से फॉर्म 17 सी को कलेक्ट करें, ये मैंडेटरी है। ये हुँ, हुँ, इसके पहले के चुनाव में मैंने फॉर्म 17 सी की चर्चा इतनी ज्यादा नहीं देखी। ये पहला चुनाव देख रहे हैं जहां पर फॉर्म 17 सी एक अपने आप में एक बड़ा हुँ, इशू बन गया है क्योंकि चुनाव आयोग पारदर्शी नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, नहीं, वो इश्यू इसीलिए बना ना, क्योंकि वो फॉर्म ऐसा है जिसमें कि नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, वो जो बटन होती है उससे वो वहाँ लिखते हैं। जब क्लोज़ होता है तो जो हर समय ये जो डेटा डेटा अपलोड करते हैं, तो जो ईवीएम की बटन से वो दिखाते हैं कि इतने वोट्स पोल्ड हुए। जब गिना जाता है तो कितना गिना गया वो भी दिखाया जाता है। उससे ये दोनों मैच होता है। इसमें ये डिफरेंसेस आने लगे। देखिए इसका कारण क्या है कि पिछले इलेक्शन में जो इन्होंने दिखाया एब्सोल्यूट नंबर और एक्चुअल था तो उसमें डिफरेंस आने लगे तो बोले कि डेटा ही मत दो। ना तुम हम्म, डेटा दोगे, ना डिफरेंसेस आएँगे, तो ना हमारी बदनामी होगी। एक बदनामी से बचने के लिए एक और बड़े बदनामी में ये फँस गए। बेसिक बिल्कुल। बात इतनी ही सी है। इसलिए ये डेटा नहीं दे रहे हैं। चलिए अब देखना होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक थैंक यू। यू।